मैं शहर से दूर बने एक रिजॉर्ट में नौकरी करता था। उस रिजॉर्ट में एक खुफिया कमरा था। खुफिया इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम जैसे लोगों को वहां जाना मना था। अगर हम गलती से भी वहां चले जाते तो हमें कोई ना कोई बंदा वहां से आने का इशारा करता और दूसरी बार वहां जाने से सख्ती से मना कर दिया जाता। इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि हमारा काम तो वहां ड्यूटी देना था। मगर फिर भी एक शक दिमाग में उभरता ही है क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है जब उसे किसी काम से रोका जाता है। आज भी रोज की तरह मैंने देखा कि वेटर किशन उसी कमरे की तरफ जा रहा था। मेरा दिल किया कि मैं उसका पीछा करूं, उसके साथ जाकर देखूं कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि वहां पर हम में से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यही सोचकर मैं किशन के पीछे हो लिया। वह ऑर्डर के मुताबिक उसी कमरे की तरफ रुख किए आगे बढ़ा जा रहा था। मैं उसके नक्शे कदम पर चलते चलते आगे बढ़ रहा था। तभी उसने मुझे देखा और सख्त नजरों से मुझे घूर कर बोला, अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? इस कमरे में कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। भगवान के लिए यहां से चले जाओ, वरना मुझ पर भी इल्जाम आएगा कि मैंने तुम्हें यहां आने से क्यों नहीं रोका। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। वैसे भी काफी समय से मैं बेरोजगार था और बड़ी मुश्किल से मुझे यह काम मिला था। मैं अपनी किसी गलती की वजह से अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था और मेरा इस कमरे से कोई वास्ता भी नहीं था। मैं वापस आ गया। काउंटर पर बैठा मैं यही सोच रहा था कि आखिर इस कमरे में ऐसा होता क्या है। तभी बाहर आकर एक खूबसूरत काली गाड़ी रुकी। मेरी नजरें कार की तरफ गईं। बहुत खूबसूरत गाड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और एक लड़की बड़ी शान से चलती हुई होटल के अंदर दाखिल हो गई। मैंने लड़की की खूबसूरती देखी और मैं हैरान रह गया। वह बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी और उसके चेहरे पर चांद सी चमक थी। वह लगभग मेरी बेटी की उम्र की थी और कद काठी में भी लगभग वैसी ही लग रही थी। मैं उस पर नजरें जमाए बैठा ही था कि एक ग्राहक का ऑर्डर आया। मैं ऑर्डर लेने लगा, तभी वह लड़की उस खुफिया कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मेरा दिल बुझ सा गया। पास बैठे दोस्त से मैंने कान में आहिस्ता से पूछा, यह लड़की इस कमरे की तरफ क्यों जा रही है जहां हमारा जाना मना है? तुम क्या कहते हो कि यह यहाँ क्यों आई है? मेरी बात पर किशन सोच में पड़ गया। यार, तुम आजकल की लड़कियों को जानते नहीं हो। पैसे और मतलब की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। यह लड़की भी उन्हीं लड़कियों में से एक होगी। वैसे भी तुमने किसी लड़की को पहली बार ही देखा होगा इस कमरे में जाते हुए, लेकिन मैं तो रोज ही किसी न किसी लड़की को इस कमरे में जाते हुए देखता हूँ। पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। फिर मैं उस लड़की का इंतजार करने लगा जो उस कमरे में गई थी। बहुत ही मासूम और भोली सी लड़की थी वह। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वह लड़की गलत हो सकती है। फिर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया। उस दिन मेरी डबल ड्यूटी लग गई और मैं रात को भी देखता रहा कि शायद वह लड़की बाहर आए, लेकिन वह लड़की दोबारा लौटकर नहीं आई। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। मेरा साथी किशन कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम उसी लड़की का इंतजार कर रहे हो, मगर क्यों? तुम यह भी जानते हो कि वहां जो भी लड़की एक बार चली जाए उस कमरे से वापस नहीं आती। उसका इंतजार करना बेकार है। किशन की बात सुनकर मैं मायूस हो गया, मगर मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि वह शरीफ घर की लड़की है और बाहर जरूर आएगी। हो सकता है वह किसी मजबूरी में यहाँ तक आई हो। मैं सोचने लगा कि शायद वह दूसरे दरवाजे से चली गई होगी। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग घूमने के लिए आते थे। मुझे लगा हो सकता है वह किसी गैर मुल्क की हो और यहाँ घूमने के लिए आई हो। अगले दिन ठीक उसी समय दिन के 12 बजे एक काली गाड़ी आकर होटल के मेन दरवाजे के आगे रुकी। उस कार में से उसी कदकाठी की एक लड़की निकली। मैं समझ गया कि यह वही लड़की है, मगर यह क्या, उसने तो अपना चेहरा ढक रखा था। वह काले बुर्के में छिपी हुई थी और उसने सर पर भी एक कपड़ा पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मगर मैं यही सोच रहा था कि यह लड़की होटल में दोबारा क्यों आई है। मैंने किशन को भी उसकी तरफ देखने को कहा। वह कहने लगा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है,
यह कोई और लड़की भी हो सकती है। उसने तो अपना चेहरा भी ढक रखा है। तुम इस होटल में आने वाली लड़कियों को नहीं जानते। इनका तो रोज का यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ आने वाली हर लड़की आवारा और अय्याश होती है। शायद वह सही कह रहा था। एक होटल के कमरे में एक लड़की का क्या काम? मगर न जाने क्यों उस लड़की का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे रह रहकर उसका ख्याल आ रहा था कि हो न हो वह किसी मजबूरी में यहां तक पहुंची होगी। आज मैं आगे बढ़कर उससे पूछना चाहता था। वह गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। किशन ने मुझे मना भी किया कि अगर तुम्हें मालिक ने या उसके खास नौकर ने देख लिया तो वह तुम्हें अच्छी खासी डांट लगाएंगे। किशन की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। गाड़ी से निकलने वाली लड़कियों को लड़कों के साथ किशन ही अंदर कमरे में लेकर जाता था, पर उस दिन मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। बात सुनिए मैडम। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली। उसका बुर्का उसके कदमों में आ गिरा। वह बहुत परेशान और नर्वस लग रही थी। लगता था कि उसे मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल कह रहा था वह वही लड़की थी। तभी आगे बढ़कर मैंने उसका रास्ता रोक लिया, मगर यह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि यह वह लड़की नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बेटी थी। मैंने उससे सवाल किया, तुम यहाँ कैसे आई? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि वह जवाब देती, वह खास वेटर वहां आ टपका और मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। लगता है आजकल तुम इस कमरे के आसपास ज्यादा ही मंडराने लगे हो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उसने मुझे तेवर दिखाए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी सगी बेटी आज उस कमरे में जा रही थी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसकी बात सुनने के लिए पीछे मुड़ा, मेरी बेटी वहां से जा चुकी थी। मैं चाहता था कि मैं उसे इस कमरे से खींचकर बाहर ले आऊं। किशन को छोड़कर इस कमरे में आज तक जो भी लड़की गई थी वह वापस नहीं आई थी। मगर यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी इस रिजॉर्ट के खुफिया कमरे में गई है। आखिर यह मेरी इज्जत का सवाल था। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। सिर झुकाकर मैं वहां से चला आया, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं खड़ा मुझे घूर रहा था। रिजॉर्ट की इतनी बड़ी मैनेजमेंट से पंगा लेना मेरे बस में नहीं था। मैं आकर खामोश होकर काउंटर पर बैठ गया। किशन मेरे पास आया और बोला, किस धुन में हो तुम? क्या बात है आखिर? मैंने कहा, यार एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने किशन को सारी बात बताने का फैसला किया, क्योंकि किशन को बताए बगैर मेरी बेटी को बचाने का कोई दूसरा चारा नहीं था। यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। एक यही था जो मेरी मदद कर सकता था। वह कमरा जहाँ मेरी बेटी गई थी, उसके बारे में किसी भी वेटर की अच्छी राय नहीं थी। मेरा तो दिल भर आया था। मेरे माथे पर एक तनाव था। मैं अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर कराह पड़ा था कि आखिर मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे में क्या हो रहा होगा। थोड़ी देर के बाद किशन ने मालिक के उस खास वेटर से न जाने क्या बात की। उसे मुझ पर रहम आ गया। शायद वह भी बहन बेटियों वाला था, इसलिए मेरी मजबूरी समझ गया था। मगर हम सब यहाँ वेटर थे। एक हद से ज्यादा एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे। उसने मुझे इजाजत दे दी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने रिस्क पर। मैं फौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे ख्याल से तो उस कमरे को अंदर से बंद होना चाहिए था, मगर मैंने चाबी जैसे ही घुमाई तो देखा कि कमरे का दरवाजा आसानी से खुल गया। लेकिन धड़कते दिल के साथ जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे को एकदम खाली पाया। कमरे में मौजूद मखमली पर्दे सरसर कर रहे थे और इस कमरे में किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा।
अभी तो मेरी बेटी इस कमरे में दाखिल हुई थी, अभी के अभी वह कहाँ चली गई? यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। साथ ही लगे अटैच्ड बाथरूम को भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया। बेड के नीचे भी जाकर देखा, अलमारी तक को खंगाल डाला, मगर मेरी बेटी कहीं नहीं थी। होती तो मिलती। परेशानी की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। यह वही वेटर था जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैं बाहर निकल कर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने उस वेटर से पूछा, तुम इस कमरे में क्या करने आते हो? यह कमरा तो खाली है, उसमें तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ शरबत देने आता हूँ। मुझे 2 गिलास शरबत दिए जाते हैं, वही इस कमरे में पहुँचाने आता हूँ। एक औरत मुझसे वह गिलास ले लेती है, जिसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी आखिर इस कमरे में गई कहाँ। इससे पहले कि हम वहाँ से अपने कदम हटाते, मुझे कमरे की कालीन में कुछ हरकत सी महसूस हुई। मैं अंदर जाने लगा कि तभी उस वेटर ने मुझे खबरदार कर दिया और फिर एकदम से कमरे की बिजली बंद हो गई। हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। वह जगह खतरनाक थी, वहाँ जाना आसान बात नहीं थी, मगर वह वेटर मेरी मजबूरी समझता था। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जो उसका दोस्त था। उसने उसे सारी बात बता दी। सिक्योरिटी गार्ड भी एक बुजुर्ग आदमी था। वह भी हमारी मजबूरी तकरीबन समझ ही गया था। उसने भी जब मेरी बेटी के बारे में जाना तो वह भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बोला कि मैं तुम्हें जाने की इजाज़त तो दे दूंगा, तुम उस कमरे में जाकर जो चाहो करो, मगर इस कमरे में आज तक जो भी लड़कियां वहां गई हैं वे दोबारा कभी वापस बाहर नहीं आई। उस कमरे के बारे में अजीब अजीब सी बातें मशहूर हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मुताबिक वह कमरा खाली था तो तुम खुद ही इस बात का यकीन कर लो। हो सकता है तुम्हारी लड़की किसी अलग कमरे में गई हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा। मेरी बेटी को माँ बाप की इज्जत का पूरा ख्याल था। वह कभी माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। बहरहाल वह मेरी बेटी थी, मैं उसे यहाँ तो नहीं छोड़ सकता था। मेरी पत्नी और बेटा मेरी बेटी के घर से गायब होने पर बहुत परेशान थे। वो तो थाने तक जाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दे दी और कहा कि मैं खुद अपनी बेटी को तलाश करूंगा, उसे घर लेकर आऊंगा। उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे को तो मैंने कुछ हद तक समझा भी दिया था, मगर पत्नी को समझाना मुश्किल था। एक माँ आखिर कहाँ चैन से बैठ सकती है जब उसे पता हो कि उसका बच्चा किसी मुसीबत में है। बहरहाल मैं उस वेटर की मदद से कमरे के उस खुफिया दरवाजे तक पहुंच गया जिससे मेरी बेटी अंदर गई थी। मुझे यकीन था कि उस कालीन के नीचे जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें मेरी बेटी की गुमशुदगी का राज छिपा है। मैं ऊपर वाले का नाम लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया और फिर मैंने कमरे की अच्छी तरह से छानबीन की और फिर मैंने मोटा कालीन एक तरफ सरकाया। मैंने देखा बीच में पड़े कालीन पर लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा रखा था जिसे आसानी से उठाया जा सकता था। टुकड़ा हटाने के बाद अंदर बने एक लोहे के दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसे अपने दोनों हाथों से आहिस्ता से ऊपर उठाकर दूसरी तरफ रखा और नीचे बनी सीढ़ियों पर कदम रखा। मैं जान गया था कि इस रिजॉर्ट के इस कमरे के नीचे तक जाने का रास्ता है। मैंने जल्दी से उस तहखाने में उतरने का फैसला किया क्योंकि मैं जल्द से जल्द हकीकत तक पहुंचना चाहता था। और फिर वहां अंदर जाते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। अंदर जैसे एक पूरी दुनिया बसती थी। हर तरफ खूबसूरत कमरे बने हुए थे और टाइलों की चमक ऐसी थी कि मेरी आंखें हैरान कर रही थी। लगता था यहाँ पर मौजूद लोग दूसरी ही दुनिया के रहने वाले हैं। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। वहां पर बैठी लड़कियां बेहद हसीन लग रही थीं।
लड़कियों की तादाद कोई तकरीबन 10-12 के करीब होगी, जबकि किशन के मुताबिक अब तक लगभग 50 लड़कियां आकर रिजॉर्ट के कमरे में गायब हुई थीं। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना था, मगर अब भी मैं हैरान परेशान खड़ा उस महल जैसे तहखाने को देख रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। और इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, किसी ने मेरे सिर पर दबाव डाला। कोई चीज मेरे सिर पर आकर मारी गई और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने अपने सामने उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाया जिससे कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं रिजॉर्ट के तहखाने में कैद हूँ। उस सिक्योरिटी गार्ड ने वेटर के कहने पर मुझे यहाँ तक आने दिया था। वह मेरे पीछे पीछे था और इस कमरे में होने वाली कारगुजारियों को देख रहा था। वह गार्ड न जाने कैसे सिक्योरिटी से बातचीत करके मुझ तक पहुंचा और मुझे यहाँ से बचाया, मेरा ख्याल रखा और मुझे होश में लाने की कोशिश की। मैं उसका शुक्रगुजार था, मगर उसकी परेशानी मुझे साफ नजर आ रही थी। उसने कहा हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आया हूँ और न सिर्फ मेरी जान बल्कि मेरी नौकरी भी खतरे में है। भाई, तुम अपनी बेटी के पीछे यहाँ तक आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है, वरना यहाँ तक आने वाली लड़कियों को एक अच्छी लड़की समझने की गलती मत करना। मैं इस खेल से वाकिफ तो था, मगर यह नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई तहखाना बनाया गया है और लड़कियों को कैद किया जाता है। शायद रिजॉर्ट का मालिक इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तो तुम्हारी बेटी को पहचानता नहीं हूँ, तो तुम खुद इन लड़कियों में से अपनी बेटी को तलाश करो। उसके बाद मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिससे होते हुए तुम तहखाने से बाहर निकल जाओगे। मगर ध्यान रहे कि चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। सिर्फ अपनी बेटी को यहाँ से निकालना है तुम्हें। किसी फालतू सामान को मत छूना और ना ही किसी से कोई फालतू बात करना। मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। जल्दी से जाकर अपनी बेटी को पहचानो। मैं उसकी बात सुनने के बाद वहां से उठा और उठकर दूसरे कमरे में आ गया, जो खुले हॉल जैसा था। मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो पहले दिन मुझे इस रिजॉर्ट में आती हुई दिखाई दी थी। वे मासूम सी सूरत बनाए उन सब लड़कियों में से अलग ही नजर आ रही थी। मुझे जल्दी से अपनी बेटी को तलाश करना था, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी कहीं अंदर वाले कमरे से भागते हुए आई और आकर मुझसे लिपटकर रोने लगी। अपनी बेटी को ऐसे हालात में देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया और बिना किसी बातचीत के मैं उसे वहां से बाहर ले आया। सिक्योरिटी गार्ड के बताए हुए रास्ते से मैं वहां से निकल आया। उस लड़की का ख्याल मुझे अभी भी सता रहा था। मैं उसे भी इस नरक से निकालना चाहता था। सच पूछो तो मेरी पहली नज़र उसी पर पड़ी थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की इज्जत प्यारी थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को ढूंढा। मेरी बेटी मुझसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर आकर मैंने उसे गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकाला और पत्नी और बेटे के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश किया। वह डर के मारे कांप रही थी। उसने बताया कि वह वहां किसी से मिलने नहीं गई थी, बल्कि एक नौकरी की तलाश में गई थी। किसी ने उसे इस नौकरी के बारे में बताया था। मेरी बेटी मेरी मदद करना चाहती थी, क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे। वह जानती थी कि मेरा बेटा भी काम की तलाश में है और उसे भी अब तक कोई काम नहीं मिला था, इसीलिए उसने यह कदम उठाया। वह ये भी जानती थी कि मैं इसी रिजॉर्ट में जॉब करता हूँ, इसीलिए उसे यहाँ के लोगों पर भरोसा था, क्योंकि मैं घर में अपने बॉस और अपने मैनेजमेंट की खूब तारीफ किया करता था। वह मुझे बिना बताए सरप्राइज देना चाहती थी, मगर मेरी बेटी को शायद इस जालिम दुनिया के बारे में पता नहीं था। यह ज़रूरी नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना हो। जो इंसान बाहर से अच्छा दिखता है वह अंदर से भी उतना ही अच्छा हो। उसके 1000 रंग हो सकते हैं,
हम सब शुक्रगुजार थे कि मेरी बेटी एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। मैंने किशन और उसके दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड से दोबारा बात की कि इस खुफिया तहखाने को पुलिस की मदद से बुराइयों का अड्डा बनने से रोका जाए, जो मासूम लड़कियों के लिए न निकलने वाली दलदल की तरह था। मगर वह मुझे यही कहकर खामोश करवा देते कि इस देश का इंसाफ बिका हुआ है। अगर तुम यह कोशिश करोगे तो अपनी जान भी गंवा बैठोगे। जो हुआ है उसे भूल जाओ। मगर मैं एक बेटी का पिता था। उन मासूम बच्चियों को उस घिनौनी जगह ऐसे नहीं छोड़ सकता था। इस बीच मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब मुझे अपनी नौकरी की इतनी परवाह नहीं थी। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं सारी बात जाकर पुलिस को बताऊंगा और फिर आगे मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। और पुलिस की मदद से मैं उन सभी मासूम लड़कियों को उस घिनौने दलदल से निकालने में कामयाब हो गया। इस सब के लिए मुझे पुलिस की तरफ से इनाम भी दिया गया। सारी लड़कियां वहां से आज़ाद होकर बहुत खुश थीं। वह मासूम लड़की मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी। मैंने उसे उसके घर वालों के बारे में जानना चाहा, तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे नौकरी का झांसा देकर इस जगह पर बुलाया गया था। मैं उस लड़की को अपने घर ले गया। मेरा बेटा जहां काम करता था, मुझे भी वहीं नौकरी मिल गई थी। कुछ दिन बाद उस लड़की की इजाज़त से मैंने अपने बेटी के साथ उसकी शादी कर दी। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। उस दिन अगर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता और इन लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सच्चा इंसान वही है जो अपनी खुशियों से पहले दूसरों के बारे में सोचे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।